हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अनुच्छेद है। हमारी राजनीति विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पूरे एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आइए दोस्तों, चैप्टर हमारा क्या है? संविधान। संविधान का एक जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है कि वो क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, इसमें हम आपको एक से लेके लास्ट तक के सारे जो 400 अनुच्छेद हैं सभी को एक एक करके टॉपिक वाइज और पूरा पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स प्ले द वीडियो। ओके, तो हमारा जो अनुच्छेद एक है उसमें हमारा क्या संघ का नाम और कार्यक्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत क्या है? एक राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद दो क्या कहता है हमारा? कि ये राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यहाँ नए राज्यों की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा अनुच्छेद तीन है राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कि तेलंगाना राज्य है, तो जैसे किसी राज्य की हमारी बॉर्डर को चेंज करना है या उसका नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता। आर्टिकल 8 में डिस्कस किया गया है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर, ठीक है, नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 में डिस्कस किया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और लास्ट है हमारा जो नागरिकता का अनुच्छेद, क्योंकि नागरिकता का डिस्कशन 5 से 11 में किया गया है। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। ओके दोस्तों। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की भाषा का डिस्कशन करता है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण, ठीक है, करने की विधियाँ। आर्टिकल 14 में विधियों के समक्ष समानता का डिस्कशन, जो कि हमारे मूल अधिकार लग गए हैं। आर्टिकल 15 में धर्म लिंग पर भेद का प्रतिभेद, यानी कि धर्म जाति के हिसाब से कोई भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो कि बहुत आता है, ये अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। जैसे कि किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, यहाँ पे कोई भी तरह का उनमें जातिगत छुआछूत या भेदभाव नहीं माना जाएगा। भीमराव अम्बेडकर इसके बहुत वो थे। अगला अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जी हाँ दोस्तों, इसमें उपाधियों का अंत किया जाता है। सिर्फ सैनिक सम्मानों को छोड़कर आप किसी भी डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते आगे। ठीक है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, कौन सी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता। इसी में 19A में कौन सी आती है? ए का फर्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता है। हाँ, जो हमारे मीडिया होती है उसकी। आर्टिकल 20 में अपराधों के दोष सिद्धि, ठीक है, अपराधों के दोष सिद्धि का बात की गई है। जैसे आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो आपको पूरा हक है अपने आप को अनिर्दोष प्रूव करने का। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में जीने की स्वतंत्रता आती है। आर्टिकल 22 से डिस्कस करने से पहले अनुच्छेद 21 का एक ए है जिसमें 14 से 6 बच्चों को विशेष शिक्षा का अधिकार, जो पहले इसमें डिस्कस किया गया था। ये आगे चल के, ठीक है, हम इसको आगे बताएंगे। अगला 22 नंबर हमारा जो अधिकार का जो आर्टिकल है वो ये है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है। 23 में क्या कहता है? मानव के दुर्व्यवहार या व्यापार पर और बाल श्रम, जो बच्चों को काम नहीं करने देने का। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में धार्मिक संपत्ति कर से मुक्त। जी हाँ दोस्तों, जितनी धार्मिक संपत्ति होती है, किसी मंदिर को दिया गया दान का रुपया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए बड़े बड़े लोग जो कि बहुत गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, वो धर्म का सहारा लेते हैं, एनजीओ खोल लेते हैं ताकि वो टैक्स से बच पाएँ। आर्टिकल 28 क्या कहता है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी स्कूल है उसमें हिंदू टीचर हैं, कोई मुस्लिम बच्चा है तो उसके साथ ये नहीं कहा जाएगा कि आपको इस धर्म को मानना है। किसी भी विद्यालय में ये नहीं पढ़ा जाता कि आप किस धर्म को मानिए। हर एक विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है कि वो सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को समान माने, इक्वलिटी। तो वही अनुच्छेद 28 में डिस्कस किया गया है, जो कि मूल अधिकारों का एक पार्ट, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। जो कि अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। उनको उनके संरक्षण के लिए हम बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स वो करती है, एग्जीक्यूट करती है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आप कोई भी कॉलेज स्कूल खोलते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट से फंड मिल सकता है। अल्पसंख्यक बोलें तो जैसे कि जैन समाज की संख्या कम है, इसीलिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 31, जो कि इसका निरसन किया गया है, जो पहले इसमें था अब नहीं है। नेक्स्ट 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 32 क्या कहता है? अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए, ठीक है, अधिकारों का उपचार। 32 के बाद अगला है हमारा 36 पर आ जाइए, जहाँ से हमारे नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होते हैं। तो अनुच्छेद 36 में हमारे नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अगला हमारा 39 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखिए यहाँ पर कंटिन्यू ना करके इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो पहले 444 थे, 448, तो इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतने सारे याद भी नहीं होंगे और एग्जाम में भी नहीं आते। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताना है, उन्हीं चीज़ों को सीखना है जो हमारे काम की एग्जाम में आने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारा 39 अनुच्छेद, जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन का डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों के समस्त विवरण इसी अनुच्छेद 40 में मिलता है, जो कि गांधी जी के रामराज की संकल्पना के आधार पर था। ठीक है, गांधी जी के रामराज, इसमें पंचायतों का गठन, एग्जीक्यूट करना, उसके रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा सभी का वर्णन इस 40 में मिलता है, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है पंचायतों से संबंधित। अगला अनुच्छेद 44 आता है, जो कि समान सिविल संहिता आती है। अगला अनुच्छेद 45, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन किया गया है। 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जैसे कि मोर है, शेर है, इनको मारने पर सजा, उनका संरक्षण करना पड़ता है, और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों, वस्तुएं इत्यादि की सुरक्षा एवं संरक्षण। जैसे कि ताजमहल है तो उसकी हमें सुरक्षा संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, यही डिस्कस किया गया अनुच्छेद 49 में, जो कि मोस्टली हर एक एग्जाम में आता रहता है। जैसे कि ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी ले लो, लोको टेक्नीशियन ले लो, कोई भी ले लो, रेलवे का एग्जाम इसमें बहुत ज़्यादा आता है। और एसएससी में भी जनरली जैसे सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, एक्स्ट्रा, ये सभी में आता रहता है। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 51 भी इम्पॉर्टेंट है हमारा, किस दृष्टि से? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति आता है। जैसे कि अभी विवाद चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे भारत पाकिस्तान का ये फाइट चलती रहती है, तो उस दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है। अगला है हमारा इसी 51 का एक सेक्शन दिया है 51 का, तो उसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है, जो कि हमारे कितने हैं? 11, पहले 10 थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी क्या, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, यानी कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
इन आर्टिकल 54। नेक्स्ट आर्टिकल 55, ये राष्ट्रपति से ही चलते रहेंगे, उसमें उसका सारी चीज़ों का एक एक करके वर्णन मिलेगा। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि उसका समय कार्यकाल कितना रहेगा। जनरली 5 साल रहता है, ठीक है, लेकिन वो अपने पद से अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकता है और उसको महाभियोग जैसे या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो इलेक्शन री इलेक्शन की बात की गई यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताओं की बात की गई है कि उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया ना होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो इसमें डिस्कस की गई हैं अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, इसका डिस्कशन किया गया है 49 में कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए उसके पद के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ या ओथ, राष्ट्रपति जब भी शपथ लेता है संविधान की तो वो अनुच्छेद 60 में डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कौन सा आएगा, 61, बिल्कुल नहीं भूलेंगे 61। ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति की जनरली जो समयावधि होती है उसके कार्यकाल की वो 5 साल होती है, लेकिन उसको समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है और वह अपनी स्वेच्छा से भी हट सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग या उस पर जो भी वो होता है आरोप, तो हटने की प्रोसेस उसकी 61 में रहती है। आर्टिकल 62 में हमारा डिस्कस किया गया है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं रीतियाँ कि कितने समय बाद राष्ट्रपति की कुर्सी भरी जानी चाहिए, उसके रूल्स होते हैं, वही सब का डिस्कशन आर्टिकल 62 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति कौन है अभी भाई बता दीजिए। कोविंद जी तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। अगला अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। देखिए हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 65, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी कि राष्ट्रपति भारत का एक जिम्मेदार पद है, सबसे मोस्ट पावरफुल पद है, तो राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अनुपस्थित है, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, मृत्यु हो गई है, कोई भी ऐसी घटना घटती है कि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली है, तो उस कुर्सी को जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति के द्वारा भर दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन पे, न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उस कुर्सी पर बैठने का हकदार होता है। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा है, 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 67 उपराष्ट्रपति की समयावधि वही कितनी, 5 साल, वही त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति का पद पर रिक्ति भरने के लिए जो निर्वाचन होता है वो 68 में डिस्कस किया गया। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद जो आर्टिकल 72 होता है उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी कोर्ट ने अगर दोषी सिद्ध करके फांसी की सज़ा दे दी है, अगर वह व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करता है और राष्ट्रपति चाहे तो अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को क्षमादान यानी कि फांसी से भी बचा सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। अगला अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है 74वां
अगला 75 मंत्रिपरिषद के बारे में, बिल्कुल मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बारे में जो बंद है वो अनुच्छेद 75 में है, बहुत आता रहता है अनुच्छेद 75। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का जो डिस्कशन किया गया है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 78 में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, ठीक है, संसद का जो गठन होता है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में किया गया। अनुच्छेद 80 जो कि आपको पता होगा राज्यसभा की संरचना करता है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना करता है, ठीक है, 80 राज्यसभा आती है, 81 लोकसभा आती है। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों के सदनों की, जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी समयावधि रहती है, जैसे कि लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल जो भी रहता है। तो इस तरीके से इनका डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए आहर्ता यानी कि योग्यताओं का डिस्कशन। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन यानी कि संसद के जो सत्र को बुलाना, आहूत करना और उसका विघटन करना, समापन करना इत्यादि का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 87 यानी कि आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि राष्ट्रपति एक स्पेशल स्पीच देता है, वो अनुच्छेद 87 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का जो अधिकार होता है, या आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का जो हमारा पद होता है रिक्त या हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर बोलते लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, उसका डिस्कशन कहाँ मिलता है आपको, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य और रिक्तियाँ या शक्तियाँ जो भी डिस्कशन है वो अनुच्छेद 95 में मिलता है। आर्टिकल 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना, अनुच्छेद 96 हो गया। अनुच्छेद 97 पे आते हैं सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इनके वेतन कितने मिलेंगे, भत्ते कितने मिलेंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 97 में किया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद का जो सचिवालय होगा उसका वर्णन है। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ, ये जो देखिए जो भी संसद के सदस्य होते हैं, जो सांसद लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, वो अनुच्छेद 99 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 100 ये तो पता ही होगा, 100 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों में मतदान, रिक्तियाँ के होते हुए भी, ठीक है, सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। गणपूर्ति जानते हो, अभी बताएंगे, कोरम 1/10। अगला अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब भी कोई विवादित हमारा बिल होता है तो उसको पास या जो भी डिस्कशन करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उस चीज़ का वो करते हैं। अगला अनुच्छेद 109 धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है, मनी बिल। अनुच्छेद 110 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी धन विधेयक से संबंधित है, तो इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक की, वो अनुच्छेद 110 में है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन भी लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक।
अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो संसद में भाषा प्रयोग की जाती है उसका वर्णन या उल्लेख अनुच्छेद 120 में मिलता है। अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश होता है वो 123 में वर्णित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। जो सुप्रीम कोर्ट या उसकी व्यवस्था की गई वो अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना मिलेगा अनुच्छेद 125 डिसाइड करता है। अनुच्छेद 126 कार्य या मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ये न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं सारे। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। जो मौलिक जो फर्स्ट प्रायोरिटीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट की उसका डिस्कशन किया गया है अनुच्छेद 131 में। आर्टिकल 137 देखते रहिए प्लीज ध्यान से। निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 या बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होगा तो याद रखना इसको, आर्टिकल को अच्छे तरीके से, ना कि केवल 143। नेक्स्ट अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत आता है कैग। ठीक है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल या गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, हर एक स्टेट के, उनका डिस्कशन अनुच्छेद 153 यानी कि आर्टिकल 153 में डिसाइड है। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 125 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है। ये सारे आर्टिकल गवर्नर से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हता यानी कि योग्यता कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। मिनिमम एज कितनी 35। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 ये बहुत आया था अभी SSC में। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर भी राज्यपाल को यहाँ सलाह देते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। जैसे कि भारत में क्या होता है महान्यायवादी। ठीक है। यहाँ पर महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल। ये हर एक स्टेट में होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 166 राज्य सरकार का संचालन। 167 राज्य को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि यानी कि टाइम पीरियड। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 176 राज्य के राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यानी कि जो हर एक स्टेट का जो गवर्नर होगा उसका स्पेशल स्पीच होता है, उसका डिसीजन किस में होता है 176 के आर्टिकल में। अनुच्छेद 177 यानी कि 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। नेक्स्ट आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पदों के कार्यों व शक्तियों का विवरण मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन या
होना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या जो भी हटाना, इन सब का डिस्कशन 183। नेक्स्ट, आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाने जाने का जो संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते सारे में इसी में। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, इसका डिस्कशन है पूरा। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अध्यादेश स्थापित करने के राज्यपाल की शक्तियाँ। देखिए अभी बताया था 1 2 3, ठीक है, वो राष्ट्रपति का अध्यादेश था। ये 213 ये राज्यपाल की जो शक्तियां हैं अध्यादेश से संबंधित। अगला आता है हमारा अनुच्छेड 214 जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हर एक स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उस तरीके से उसका डिसीजन डिस्कशन जो भी विवरण है पूरा डिटेल वो 214 में मिलेगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति, पद से रिलेटेड जो भी शर्तें कंडीशंस होती है उसका डिटेल। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी कि ट्रांसफर। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य जो न्यायाधीशों की या न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट होती हैं 5 तरीके की, है ना, तो उनका जो हाई कोर्ट की शक्तियाँ। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है कई जगह। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हमारे जज होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हैं। अनुच्छेद 241 राज्य सरकार यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो हाई कोर्ट। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 विशिष्ट जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं कहाँ से ली गई वो बताना है आपको कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 250 यदि आपात उद्घोषणा परिवर्तन में हो या परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विशेष विषय के जो संबंध में विधियां होती हैं। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। 256 अनुच्छेद राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक यानी कि जो इंटरनेशनल जो रिवर्स होती हैं या नदी दूनी मतलब जो जल विवाद होता है जैसे कि भारत का पाकिस्तान से चल रहा है इस तरीके से ये सब। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों का विवरण अनुच्छेद 270 में मिलता है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ का अनुदान। अनुच्छेद 280 बहुत इम्पोर्टेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 280 वित्त आयोग।
अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना देखिए। और अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 298 आर्टिकल 300 यानी कि 300 संपत्ति का अधिकार 301 काम में डाल दिया गया है। ठीक है, ये जो हटा के पहले क्या था, मूल अधिकार था, 7 में से अब 6 बचे हैं। अनुच्छेद 301 अगला अनुच्छेद हमारा 301 है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की विधियां वगैरह। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 312 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारा 312 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 312। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आर्टिकल 312 है हमारा, वो क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जो IAS, ठीक है, IAS और जो हमारी IPS और IFS, इंडियन IFS 2 तरीके से होती हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, एक इंडियन फॉरेन सर्विस, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा ये अखिल भारतीय सेवाओं में आती हैं। तो अनुच्छेद 312 जो कि अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है, UPSC वगैरह। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। अनुच्छेद 315 रहता है ये लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हर एक राज्य में होती हैं। जैसे कि यूपी में क्या है, UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के क्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित, यानी कि 324 सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन से रिलेटेड है। अगला अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण लिखा, सॉरी ये। अगला अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि एंग्लो इंडियन, जिसको कि प्रेसिडेंट हमारा अपॉइंट करता है उस पोस्ट को लोकसभा में। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 की बात की जाती है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन, हाँ, हर एक जो विधायक होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से एक एक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, जो OBC होते हैं उनके लिए। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियाँ SC। अनुच्छेद 312 अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि ST। अगला अनुच्छेद 343 संघ की भाषा, लैंग्वेज की बात की जा रही तो संघ की यानी कि केंद्र यानी कि एक देश की जो भाषा है उसका वर्णन 343 में मिलेगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का ही वर्णन किया गया है 48 में। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने या फेल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद
360 बहुत इंपॉर्टेंट, 360 352 56 60 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को दबा लीजिए। अनुच्छेद 360 की बात की जाती है वित्तीय आपात। जब भी हमारे देश को लगे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तब जाके ऐसी फाइनल कंडीशन की सिचुएशन में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, और ये स्थिति भारत में आज तक नहीं बनी। अनुच्छेद 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 368 बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन की बात की जाती है। संविधान में जो संशोधन होता है संसद के द्वारा और राष्ट्रपति उसको अप्रूव करता है, ये सब कुछ होता है अनुच्छेद 368 के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 370, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 350 जो 370 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से है। ये चर्चा में रहा था, रहेगा और रहा है। एक हर एक स्थिति बनेगी अनुच्छेद 370 से, क्योंकि इसको हटाया गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसकी अब भी प्रभाव में हैं। अगला अनुच्छेद 371, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात आदि राज्यों के संबंध में विशेष ओपंद, यानी कि 11 लगभग राज्य हैं, इनके संबंध में जानकारी अनुच्छेद 371 से प्राप्त होती है। इनको कुछ विशेष स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अगला अनुच्छेद 378, लोक सेवा आयोग के बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद 393, इसमें संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट एब्रेविएशन, जैसे कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त चीज़ें दी गई हैं, वो अनुच्छेद 393 में दी गई हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सिंह एजू पॉइंट, थैंक यू, बाय बाय।